देखो यहाँ पे है कि द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब क्लॉक ऑब्वियस सी बात है कि राउंड होता है, मतलब सर्कुलर होता है, तो हम लोग बना लेते हैं। पहले रफली थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा सर्कल हो गया। अब इसका कौन सा हैंड का बात चल रहा है? मिनट हैंड। अब मिनट हैंड जो होता है, अब ये हम लोग कंसीडर करेंगे ना, ये मिनट हैंड है हमारा, ठीक है। सो दिस मिनट हैंड विल एक्ट एज अ रेडियस, क्योंकि अगर जैसे ये घूमेगा, ये आउटर बाउंड्री हो गया घड़ी का, लेकिन जब ये अपना खुद घूमेगा तो खुद तो एक ट्रेस करेगा ना सर्कल। सोच के देखो, इसके टिप पॉइंट पे पेंसिल लगा देते हैं, जैसे परकाल में लगाते हैं ना, वो पेंसिल लगा दिया। अब ये मिनट हैंड जैसे घूमेगा तो पेपर पे ऑटोमेटिकली एक कर्व ट्रेस होता जाएगा, एंड दैट विल मेक अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। सो दिस मिनट हैंड विल एक्ट एज अ रेडियस। आया बात समझ में? तो द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर, मतलब ये कहने का मतलब है कि 12 सेंटीमीटर है रेडियस। क्या? ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉक। अब ये क्लॉक के अंदर एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉक। लेकिन ये एरिया कौन ट्रेस कर रहा है, ये एरिया कौन सेड कर रहा है ना। एरिया ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड दो बार लिख दिया ना। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड जब ऐसे देखो, जैसे मेरा हाथ में मान लो यहाँ पे कलर लगा देते हैं, तो हम ये हाथ को ऐसे करेंगे तो इतना कलर लग जाएगा, कलर सेट हो, तो ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसी तरीके से मिनट हैंड जो है कितना देर घूम रहा है, मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो ये 35 मिनट्स कहाँ से, ये 12 से 6 पे जब आएगा मिनट हैंड तो 30 मिनट होगा, 30 मिनट्स। और ये 7 पे जब आएगा तो कितना मिनट होगा, 35 मिनट्स होगा। तो 35 मिनट्स कंप्लीट हो गया है ना। तो 35 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट हुआ, कितना एरिया ट्रेस हुआ, ये पूरा एरिया ट्रेस हुआ कि नहीं हुआ। सो दिस एरिया वी आर गोइंग टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, ठीक है। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखना ये कि ये जो चीज है इसका शेप क्या है। सो दिस इज अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड एन आर्क। तो इसको तो हम लोग सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो इस सेक्टर का एंगल थीटा लेंगे ना। नाउ यू हैव टू फाइंड कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना। तो ये एंगल पता करने के लिए हमें आर्क लेंथ पता करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आर्क लेंथ हमें जब यहाँ दिया ही नहीं, तो वैसे आर्क लेंथ दिया रहता तो कल हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, आर्क लेंथ के बेसिस पे हम लोग थीटा फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियस होता है तो एंगल फाइंड कर सकते हैं, वो तो अलग कॉन्सेप्ट था, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे मिनट वाला चीज है, मिनट। अब सीखो पहले, जैसे ये हमारा हो गया घड़ी, ठीक। अब सोच के देखो, यहाँ पे ये हमारा मिनट हैंड हो गया है ना। मिनट हैंड 12 पे है, ये पूरा घूमेगा और फिर वापस से 12 पे आ जाएगा, तो एंगल ऐसे होगा, बनेगा। हाँ, तो कहेंगे 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। कितना मिनट में कंप्लीट घूमा ना ये मिनट हैंड, 60 मिनट्स लगा। तो 60 मिनट में कितना एंगल, 360 डिग्री। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, दैट इज 1 मिनट। तो यहाँ पे इंटू 1 हम अपने मन से तो कर ही सोच ही सकते हैं। तो 1 मिनट रह गया, तो 1 मिनट में कितना, 360, ये 60 आ जाएगा इधर, तो कितना है 6 6 तो 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री, और मेरा घड़ी में जो ये मिनट वाला कांटा है वो कितना मिनट घूमा है। 1 मिनट का वैल्यू पता है तो 35 मिनट का नहीं निकाल पाओगे। इधर 1 में क्या किए, 35 मल्टीप्लाई, तो उधर भी 35 मल्टीप्लाई किए। तो 1 में मल्टीप्लाई किए 35, तो ये 35 मिनट बन गया, और उधर 35 मल्टीप्लाई किए तो 35 इंटू 6 कितना आएगा, 5 6 30 एंड 30 6 18 180 और 30 210 डिग्री आएगा। तो ये कितना है, 210 डिग्री। हाँ 200। अब थीटा पता चल गया ना, तो वो स्टेटमेंट लिख देंगे कि एरिया ऑफ द क्लॉक, सो एरिया ऑफ द क्लॉक described by minute hand in 35 minutes. In 35 minutes equals to pi r square theta upon 360, which is equals to 22 upon 7 into r का square, which is
12 सेंटीमीटर. सो 12 इंटू 12 इंटू थीटा. थीटा मीन्स 210 अपॉन 360. सॉल्व करो, आंसर है ना. समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग. बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ गया. क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके. आंसर 264. 7 से ही कट जाएगा. 7 3 से 21, 30 आएगा. 30 से 0 0 कैंसिल होगा. 3 12 का आएगा. 12 12 कैंसिल हो जाएगा. 22 गुना 12 आंसर आ जाएगा. तो 12 दूनी 24 का 4 हाथ में 2. 12 दूनी 24 25 26. 26 264. 264 इज द आंसर. ठीक है. उन्नीस जो है हम बाद में करवाएंगे. ठीक है. अभी पहले 20 करवाते हैं. A car has two wipers which do not overlap. Overlap. Each wiper has a blade. Each has a blade of length 21 centimeter, sweeping through an angle of 120 degree. Find the total area. Total area cleaned at each sweep of the blades देखो क्या लिखा हुआ है. कार हैज़ टू वाइपर्स. वैसे भी देखो फ्रंट शीशा में जो ड्राइविंग होता है तो उसमें 2 वाइपर लगा होता है और वाइपर थोड़ा सा लेंथ होता है उसका लंबा और वो ऐसे ऐसे घूमता है. ऐसे ऐसे पानी क्लीन करता है ना. पानी जो शीशा पे आ जाता है हटाता है पानी को. तो 2 वाइपर उसी को वाइपर बोलते हैं. वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप. मतलब एक यहाँ पे ऐसे स्वैप करता है तो दूसरा दूसरे पोजीशन पे जाता है. उसका और इसका कोई इंटरलिंकिंग नहीं रहता है. ठीक है. ठीक है. ईच वाइपर अगर थोड़ा सा अगर हम फिगर बनाना भी चाहें तो कैसे बनेगा. ऐसे ही रहता है ना. एक यहाँ पे रहता है एक यहाँ पे रहता है और ये जो है वाइपर कुछ ऐसे ही रहता है. फिटेड रहता है यहाँ पे ऐसे. क्या. और ये घूमता है ऐसे ऐसे नहीं. तो घूमेगा तो ऐसे क्लीन करेगा यहाँ पे. देखो यहाँ ओवरलैप हो जा रहा है. मतलब थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा हमको.
ये तो ये घूमेगा शीशा को क्लीन करने के लिए, कुछ ऐसा घूमेगा, ऐसा। ये शीशा को साफ करने के लिए वाइपर, अब ये वाइपर ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो क्या ये पूरा अगर एक कंप्लीट चक्कर लगा दे सर्कल बन जाएगा। तो ये सर्कुलर एक सर्कल का ही पोर्शन है ये, है कि नहीं? ओके, तो डू नॉट ओवर, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड, इसी को ब्लेड बोलते हैं। और ये ब्लेड जो उसका लेंथ कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ओके, स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब साफ, ऐसे साफ करना, ठीक है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल, ये घूम रहा है तो एक एंगल को ट्रेस करेगा, ऑब्वियस सी बात है। कितना एंगल? मान लेते हैं कि ये यहां से घूम रहा है, यहां से इस पोजीशन से पूरा घूमता है, आई मीन पूरा घूमेगा तो 180 हो जाएगा, पर ये पूरा नहीं घूम रहा है। कितना घूम रहा है? 180 डिग्री। तो ये यहां तक मान लेते हैं, यहां तक होगा 180, कुछ मान लेते हैं ये, दिस इज 180, यहां से स्टार्ट किया तो ये जो एंगल हुआ 120 डिग्री घूमा, है ना। अगर हम यहां से ऐसे कंसीडर करें कि ब्लेड यहां से यहां घूम रहा है, ये हो गया 120, ब्लेड घूम रहा है, तो ये इतना सारा एरिया ट्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये वाला एरिया ट्रेस किया है कि नहीं? 120 डिग्री एंगल घूम रहा है, और ये वाला भी यहां से नहीं करता है, यहां से करवा देते हैं। ब्लेड इतना घूम रहा है 120 डिग्री, तो ये एरिया ट्रेस किया, घूमेगा तो क्या? ओके, तो बोलता है क्या है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, मतलब टोटल एरिया फाइंड करो, दोनों को निकाल जोड़ देना है एरिया। तो ये बताओ कि ये कौन सा, ये फिगर को देखें तो ये रेडियस की जैसा एक्ट कर रहा है, और ये एक कर्व हो गया, आर्क हो गया। तो दिस इज द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर का एंगल भी पता है थीटा। तो क्या लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे यहाँ पे, हेयर रेडियस का वैल्यू हमें पता हो गया ना, कितना है? ये ब्लेड का लेंथ कितना दिया? 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 21 सेंटीमीटर हो गया। बोलो बोलो, तो यहाँ सीधा स्टेटमेंट यूज करेंगे। सो क्या लिखा हुआ है हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल एरिया क्लीन, तो यहां वही लिखेंगे, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। कितना हो जाएगा जरा देख बताओ ना। हाँ, ये बात कर रहे हैं टोटल एरिया, मतलब दिस एरिया प्लस, वैसे अगर ये एरिया 100 है, 100 है, तो वो भी तो 100 है कि नहीं? तो इसका एरिया निकाल करके इंटू 2 कर दे क्या? तो ये एरिया सेक्टर है, इसलिए सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और चूंकि ये जो भी एरिया उसका भी इतना ही सेम निकलेगा, इसलिए इंटू 2 करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 इंटू थीटा, थीटा कितना है? 120/360 हो जाएगा। बोलो बोलो, 7 3 आ गया, फिर ये 3 टाइम्स में जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो गया, नीचे सब कुछ कैंसिल हो चुका है। 22 इंटू 2 44 बन गया है ये, इंटू क्या बचा इधर? इधर सिर्फ 21 बचा हुआ है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? कर ली हो क्या? 421, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 4 12, 924, तो 924 सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया बात समझ में? हो गया ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
देखो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में भी है तुम्हारा। An umbrella has 8 ribs. जब लिख रहे थे तो उस टाइम पे क्या कर रहे थे तुम लोग? हेलो चलो देखो, एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का शेप तो तुम लोग जानते ही हो, है कि नहीं? ऐसे रहता है ना अम्ब्रेला, ऐसे रहता है ना। ऐसे रहता है, इसको रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डंटी को रिब्स बोलते हैं। 8 रिब्स है, ठीक है। वैसे तो ये ऐसे कर्व्ड रहता है, मुड़ा हुआ, है कि नहीं? पर यहाँ पे कुछ बोल रहा है इक्वली स्पेस्ड। ये जो रिब्स है ना, एक रिब, दूसरा रिब, तीसरा, तो इसके बीच में अगर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, फिर 5, इसी को बोलते हैं इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। हाँ, अज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला टू बी फ्लैट। हवा से क्या होता है, कभी ये ऐसे हो जाता है उल्टा, तो एक मोमेंट आता है जब ये पूरा फ्लैट हो जाता है, पूरा फ्लैट, एकदम फ्लैट। जैसे ये ग्रीन बोर्ड कैसे फ्लैट है, उसी तरीके से इसको फ्लैट समझो। तो इसको फ्लैट समझेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 2 डायमेंशनल सरफेस तैयार हो जाएगा। 2 डायमेंशनल सरफेस फ्लैट हो जाएगा, तो ये ऐसे घूमेगा तो ऐसे फ्लैट हो जाएगा, पूरा समतल, है ना। ओके, तो फ्लैट हो गया। फ्लैट सर्कल इसको कंसीडर करना है, ठीक। फ्लैट सर्कल, अब इसका रेडियस कितना है? 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो, अब ये अज्यूम करेंगे जब, तब इसका फिगर कैसा होगा देखो। वैसे तो ये फ्लैट सर्कल बन चुका है अम्ब्रेला, जब इसको ऊपर से, टॉप से देखेंगे, छत से इसके ऊपर देखेंगे और इसको फ्लैट कर देना है, तो एक सर्कल दिखाई देगा, सर्कुलर, ठीक है। और इसमें 8 रिब्स भी देना है। वो 8 रिब्स कितना? ये 1 2, अब 4 हो गया ना। हाँ, 4 रिब्स हो चुका है, और ये 4 2 6, 8 रिब हो गया। दिस इज योर सेंटर। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, देर आर टोटल 8 रिब्स एंड दीज आर इक्वली स्पेस्ड। मतलब इसके बीच ये जो आर्क लेंथ है, मान लो ये 10 है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 10 10, इक्वली स्पेस्ड। ऑल 8 रिब्स आर इक्वली स्पेस्ड। ओके सर, ये फ्लैट सर्कल बन चुका है, वो छाता। रेडियस कितना है इसका? 42, तो रेडियस इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। ओके ओके, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। 2 कॉन्सेक्यूटिव, 2 लगातार रिब्स, लगातार, या तो 4 5 लगातार कहलाएगा, 5 6 2 रिब कॉन्सेक्यूटिव लगातार, लगातार। तो ये 2 कॉन्सेक्यूटिव लगातार जो रिब्स है, इसके बीच में एरिया कितना है ये फाइंड आउट करना है, बस खत्म। आया बात समझ में? 2 लगातार रिब्स के बीच में कितना एरिया है? 2 कॉन्सेक्यूटिव, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये एरिया फाइंड करना है, बस खत्म हो गया। सो दिस सेडेड रीजन, द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स, 2 लगातार रिब्स के बीच का जो एरिया है, ये तो सेक्टर का, जैसे सेक्टर बना रहा है, तो सेक्टर का एरिया हम लोग वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करके निकाल लेंगे। पर इंपॉर्टेंट बात तो है ये कि हमको यहाँ पे थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे? इक्वली स्पेस्ड है, तो ये अगर थीटा है तो ये अल्फा थोड़ी होगा, ये भी तो थीटा ही होगा, है कि नहीं? इक्वली स्पेस्ड है ना दोनों रिब, सब इक्वली स्पेस्ड है, तो सारा एंगल सेम होगा। ये भी थीटा होगा, अगर ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। सो देयर आर टोटल 8 थीटास, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो अगर सारे थीटा को ऐड कर दे तो कितना एंगल बनाएगा? 360, है कि नहीं? कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे as all 8 ribs are equally spaced, है ना? यही बात लिखा गया ना। so एंगल बिटवीन, है ना, लिखेंगे
एंगल बिटवीन ईच टू कॉन्जिक्यूटिव, टू कैसे लिख रहे हैं स्टेटमेंट देख लो पहले, है ना। एंगल बिटवीन, एंगल का बात कर रहे हैं, एरिया का बात नहीं कर रहे हैं। एंगल बिटवीन ईच, प्रत्येक दो कॉन्जिक्यूटिव के बारे में बात चल रहा है यहाँ पे। और एंगल बिटवीन ईच टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स बी थीटा। ये होगा कि नहीं, इस पे तुम लोग एग्री करते हो कि अगर एक एंगल यहाँ थीटा कंसीडर कर लिया है तो ये भी थीटा, अगर इसको हम 30 डिग्री माने तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी ऐसा ही होगा। इसका रीजन क्या है, इक्वली स्पेस्ड। आ गया बात समझ में। सो अगर सारे थीटा को मिला दिया जाए, थीटा प्लस कितना टाइम्स, 8 बार, तो यहां लिखेंगे 8 टाइम्स। तो सभी को मिलाकर के कितना एंगल बनेगा, सभी एंगल मिला देंगे तो 360 बनेगा। सो थीटा ऐड हो रहा है कितना टाइम्स, 8 टाइम्स, से इंटू 8 करेंगे इक्वल टू 360। दिस मीन्स वी कैन फाइंड थीटा विच इज 360 अपॉन 8। हाँ या ना। तो कितना आ गया, बोलो बोलो, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कैंसिल कर लिए, 8 चौका 32, 4 आया, 8 पचे 40, 45 डिग्री आया। नाउ यू कैन फाइंड इजली। सो एरिया बिटवीन क्या लिखा हुआ है, बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, बिटवीन द टू consecutive ribs equals to pi r square theta upon 360 हो जाएगा, 22 upon 7। r का स्क्वायर, r कितना है 42, 42 इंटू 42 इंटू थीटा का वैल्यू 45 आया हुआ है, अपॉन 360। सॉल्व करो, आंसर निकल गया। 7 6 42, 6 6 एक 0 आ गया, 5 से कैंसिल अभी भी होगा 12 बार में, और ये 5 से 9 टाइम्स है ना। फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 3 9 और 3 4 12। अभी भी कैंसिल होगा, अभी फ्रेश कर लेते हैं पहले, नहीं तो ऑन जाएंगे नहीं। 22 इंटू 42 इंटू 3, 42 बचा हुआ है, और एक नीचे क्या क्या है, बस सिर्फ 4 है, तो 2 2 और 2 से 11। फिर ये 2 इसको करेगा 21 आएगा। अब देखो कुछ नहीं बचा, ये 11 है और ये 21 है और ये 3 है, 3 लोग बचा हुआ है। 11 3 33 इंटू 21, तो कितना आ जाएगा आंसर 693, तो आ जाएगा 693 स्क्वायर। ठीक है, द एरिया बिटवीन two consecutive ribs will be 693 centimeter square। आ रहा बात समझ में, बोलो बोलो श्रेया। क्लियर है, मिटा दे। क्या हो गया भाई,
चलो देखो, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस। लिखा हुआ था उसमें एज सोन इन द फिगर, मतलब फिगर हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 इक्वल डिजाइन बनाया हुआ है, तो बना लेते पहले। ठीक है, तो ये 6 इक्वल डिजाइन बनाए हुए यहाँ ऑलरेडी। ओके, भले इक्वल लगे ना लगे, कंसीडर करना होगा हम लोगों को, क्योंकि अब एग्जैक्ट सर्कल नहीं ना बन रहा है यहाँ पे। ये यही है हमारा डिजाइन। ओके, ये हमारा डिजाइन हो गया। ये कवर है, एक टेबल का कवर, राउंड टेबल है हमारा, उसमें कवर में ये चद्दर को टेबल के ऊपर रख देंगे, राउंड टेबल कवर है ये। हैज 6 इक्वल डिजाइन। इक्वल डिजाइन कहने का मतलब कि ये एरिया अगर 10 है तो ये भी 10, 10, 10, 10 सब बराबर, इक्वल डिजाइन है ना। इफ द रेडियस ऑफ द कवर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, दिस मीन्स देखो ये बात चल रहा है 28 सेंटीमीटर है कि नहीं, बोलो बोलो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। जो डिजाइन बनाया गया है, डिजाइन बनाने का पैसा लगता है, ठीक है, और वो रेट दिया हुआ है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि हम 1 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे काम करेंगे ना तो इतना पैसा लेते हैं, रुपया लेते हैं, 0.35 रुपीज़ लेते हैं। अब ये 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब समझ में आया? स्केल से ऐसे मेजर करो, 1 सेंटीमीटर इतना होगा और 1 सेंटीमीटर इतना होगा। अब इस स्क्वायर बना दो 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है इसका साइड है 1 सेंटीमीटर, तो ऑल साइड्स आर 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया साइड का स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। मतलब इतना सा काम करेंगे ना तो इतना, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, शेडिंग कर रहे हैं, कितना एरिया पे शेडिंग किए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे शेडिंग किए, इतना शेडिंग किए, उतना पैसा ले लिए हम, ठीक है। अब मान लो इतना तो काम करेंगे नहीं, इतना सारा एरिया है टोटल डिजाइन वाला, तो इधर डिजाइन आया मान लो 298 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिजाइन का एरिया, टोटल एरिया निकालेंगे अभी हम लोग थोड़ा देर में, तो इतना है, तो पैसा कितना लगेगा? अब ये यहाँ पे क्या है, ये डेटा मेरे पास है कि इतना का इतना पैसा, एक यूनिट का पता है, तो 298 का कितना होगा, 298 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी करना पड़ेगा। ये तो कॉन्सेप्ट पता चल गया, यूनिटरी मेथड है ये। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डिजाइन हम बना रहे हैं इसका एरिया पता तो कर ले पहले, तब तो पैसा लेंगे ना, कि ये जो एरिया हम डिजाइन बनाए ये डिजाइन का एरिया है कितना, तो कैसे पता करेंगे? ये क्या है, ये क्या है? ये तो सेगमेंट है ना, तो एक सेगमेंट का एरिया हम निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6 से। क्यों इंटू 6? क्योंकि इसका एरिया अगर 10 आया है तो ये वाला एरिया भी 10 आएगा, ये एरिया भी 10 आएगा, ये एरिया भी 10 आएगा, ये वाला एरिया का बात चल रहा है यहाँ पे, ये एरिया भी 10 आएगा, ये एरिया भी 10 आएगा। टोटल का मतलब क्या होता है? सारा एरिया को जोड़ना, तो 10 को ऐड करेंगे, 10, 10, 10 प्लस 10 प्लस 10, 6 बार, तो 10 इंटू 6 नहीं कर देंगे? हाँ, 10 10 ऐड करेंगे ना 10 6 बार, तो 10 इंटू 6 हो जाएगा। तो सभी का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, एक का एरिया निकालो इंटू 6 कर दो, टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन निकल गया, बस उसके बाद तुमको पता है क्या करना है, टोटल एरिया निकालने। तो अब यहाँ पे बात ये है कि आखिर ये डिजाइन जो है
ये कौन सा शेप का है? ये सेगमेंट है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। चलो तो निकालते हैं इसका एरिया, है ना। तो यहाँ पे सेंटर है हमारा, ये ज्वाइन कर दिए ये, ठीक है। और हम लोगों को कैलकुलेट करना है ये वाला एरिया, है कि नहीं? ये एरिया चाहिए हम लोगों को। तो ये कैसे निकलेगा? ये पूरा एरिया निकालेंगे। कौन सा? ये वाला पूरा। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल माइनस कर देंगे, खत्म, ऊपर हो गया तो बच गया सेगमेंट, है कि नहीं? हो गया। ओके, तो ये एंगल है कितना? ये तो हमें नहीं पता ना। तो एक काम करते हैं, इस एंगल को पता करने के लिए हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे सारे ऐसे कॉर्नर को, ठीक है। सारे कॉर्नर को ज्वाइन कर दिए। अब देखो तो जरा, ये एंगल हमको तो नहीं पता कितना, चलो इसको कंसीडर कर लिया जाए। ये एंगल कुछ तो होगा, मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। चूंकि डिजाइन के बारे में सोचो, ऑल डिजाइन्स आर इक्वल, कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। ये डिजाइन जितना है, अब ये लेंथ यहां से यहां तक जितना होगा, ये भी लेंथ उतना ही होगा, इक्वल डिजाइन है ना, ये भी लेंथ उतना ही होगा। तो ये इक्वल लेंथ का है सारा आर्क। तो अगर ये 60 डिग्री बना रहा है सेंटर पे, तो ये अलग थोड़ी बनाएगा, ये भी तो 60 बनाएगा। ये मेरा ऐसे बोलने का मतलब था। अब 60 बना रहे, कितना पता हमको नहीं पता। तो ये थीटा बनाया, ये कितना बनाया? थीटा। तो ये भी थीटा बनाएगा, ये भी थीटा बनेगा, यहाँ पे ये भी थीटा बनेगा, थीटा थीटा। तो 1 2 3 4 5 6 सारे थीटा को जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा। तो 360/6 हो जाएगा, 60 ही आएगा। अब लेकिन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ओके। तो क्या लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे सिंपल ऐसे कि फ्रॉम द फिगर, क्या? फ्रॉम द फिगर। जो भी काम कर रहे हैं हम लोग फिगर के बेसिस पे कर रहे हैं, लिखेंगे एज, है ना, एज कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, ये 6 बराबर डिजाइंस है यहाँ पे। देयरफॉर एंगल सबटेंडेड by each design at the center कितना हो जाएगा? 360/6 हो जाएगा। बोलो बोलो, कितना आएगा? 60 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। बोलो बोलो, इसका छाता वाला में भी दिखाए थे ना, थीटा प्लस थीटा, अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। 60 डिग्री। अब तुमको ये एंगल पता चल चुका है कि ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। किसका निकलेगा? सेक्टर का। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट काम ये है कि सेक्टर का एरिया में फिर हमें ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा ना। तो ट्राइंगल का एरिया तो मेरे पास नहीं है, तो कैसे निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया? ये तो निकालना पड़ेगा ट्राइंगल का एरिया। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो भी सकता है, नहीं भी, हमको क्या पता, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से 90 डिग्री। बोलो बोलो, इस कॉर्ड पे। तो चूंकि ये ओ यहाँ पे नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी। अब ध्यान से समझो पहले, ओ ए बी कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, 2 साइड बराबर। किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड बराबर, आइसोसेलेस हो गया। वैसे रेडियस कितना है? 28 है, हाँ। तो आइसोसेलेस याद करो, एक बार बताए थे हम, फिर से बता रहे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो लेफ्ट ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्लास 9 में तुम लोग पढ़े होगे, सॉल्व भी किए होगे। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीडी से सब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर। तो ये यहाँ से अगर यहाँ पॉइंट एम दे देते हैं तो एम जितना होगा बीएम भी उतना ही होगा, है कि नहीं। उसके बाद ये एंगल यहाँ पे जितना होगा ये भी एंगल उतना ही होगा। तो ये टोटल कितना निकला? थीटा
60, तो ये थीटा बट जाएगा, हाँ 30 डिग्री, और इधर भी 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो बोलो। एरिया निकालने के लिए ध्यान से, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, अगर एरिया निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम इस ए बी को बना देंगे बेस और इस ओ एम को बना देंगे हाइट। तो हमको ए बी चाहिए होगा, मेरा टारगेट है ए बी फाइंड आउट करना और ओ एम फाइंड आउट करना, है कि नहीं? ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल को देखेंगे ए एम ओ में, या ओ ए एम, जो बोलना बोल लो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच हाइपोटेनस इज नोन, आई मीन हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, ए एम का वैल्यू नहीं पता, ओ एम का वैल्यू नहीं पता। तो पाइथागोरस से ये साइड निकालने का सोचोगे तो उसके लिए 28 और ये ए एम चाहिए था, ए एम नहीं पता तो नहीं निकाल सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री क्या कहता है कि एक साइड और एक एंगल पता हो तो दूसरा साइड, तीसरा साइड सब निकल जाएगा, है ना? तो निकाल लेंगे हम लोग। अगर गलती से पता चल गया कि ए बी का वैल्यू भी 28 है तो ये तो बन जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, सीधा √3/4 अपॉन साइड का स्क्वायर करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले ए बी पता करना जरूरी है, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, आ गया बात समझ में? वैसे यहाँ 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो जरा? ये 90। अच्छा अभी रुक जाओ, वो ट्रिगोनोमेट्री शायद यूज भी ना करना पड़े, है ना? ये 90, यहाँ पे देखो ये 90 है, ये प्लस 30 कितना हो गया? 120। तो ये 60 ही आ रहा है, दिस इज 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60, और ये तो था ही 60। तो एक उधर जो जा रहे थे यहाँ पे पता चल गया कि ऐसे भी काम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अब ट्रिगोनोमेट्री यूज नहीं करेंगे, ठीक? बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सारा सब कुछ सामने नजर आ गया, है ना? अब देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहाँ 90 बन गया। हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर इस वाले वर्टेक्स से, दोनों जो 28 बराबर साइड होता है ना, जहाँ पे मीट करता है वर्टेक्स, वहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ किए, आई मीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये 90 बन गया। ये एंगल तो हमको पता चल गया कि 60 है, 30 में बट गया था। इस ट्राइंगल के बारे में सोचो, यहाँ 30 है, ये 90 है, टोटल मिलकर के 120 हो गया। 120 तो ये अकेला कितना होगा? 60 होगा। उसी तरीके से इधर भी 60 होगा। अब पूरे ओ ए बी के लिए सोचो, ये कंप्लीट थीटा दैट इज 60 था, ये 60 पता चल गया, ये 60 पता चल गया, तो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हमको बेस का भी जरूरत नहीं है और हमको ये हाइट का भी जरूरत नहीं है, हमको एक साइड का जरूरत है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो साइड तो हमको पता ही है ना, 28 हो गया। आ गया बात समझ में? ठीक है। सो हमें एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर निकालना है ना। देखो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब यहाँ पे एक बात हमेशा तुम लोग ध्यान रखना कि ये वाला भी फंडा यूज करते हैं, ठीक? ओके, माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? नाम क्या है? नाम क्या है? ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। सेक्टर का एरिया निकल गया, इसमें माइनस करेंगे ट्राइंगल का ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम ओ ए बी, ठीक है? ओ ए बी। तो इसका सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। चूंकि ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, थोड़ा सा इसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि क्लियरली ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है? क्योंकि ऑल एंगल्स आर, ये हम लोग ड्रॉ किए वो बात ही नहीं लिखे अभी तक हम लोग ना, वो लिखना पड़ेगा। हम यहाँ लिख देते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे इसके ऊपर, इस एरिया के पहले ऊपर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए हैं इस बात को। लिखना पड़ेगा ड्रॉ, ड्रॉ क्या ड्रॉ किए? ओ एम परपेंडिकुलर टू, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए बी पे ना, ए बी पे। देयरफॉर
इन ट्राइंगल ओ एम ए, इन ट्राइंगल ओ एम ए, सीधा लिखेंगे एंगल ओ ए एम, ओ ए एम जो है वो 60 डिग्री निकल गया है। यहाँ पे बगल में लिख सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे बच्चा जैसा करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। सो सिमिलरली है ना, सिमिलरली ओ बी एम भी कितना होगा, ओ बी एम भी 60, बस इतना सा लाइन लिखना है, 3 लाइन है ना। हेंस इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ओ ए बी यहां पे लिख देते हैं। सो ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो गया, इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। बस हो गया ना, समझ आया? ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर विच इज 28, 28 इंटू 28 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू बोलो 60/360 माइनस √3/, देखो यहाँ पे बोला गया √3 का वैल्यू लेने के लिए 1.7, तो पुट कर देते हैं ना 1.7, √3 हो गया अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड मतलब 28, 28 का स्क्वायर। ओके, कैंसिल करो, 60 6 360 होता है, फिर 7 4 जा 28 गया, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा गया, और कुछ बच रहा है क्या? नहीं ना, देखो 22 बचा ऊपर में, 2 बचा, फिर 28, 22 इंटू 2 इंटू 28 अपॉन में 3 माइनस 1.7 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 4, 4 7 जा, 20 सब इधर सेपरेट मल्टीप्लाई करो 1.7 7 28 को, इधर पूरा पहले मल्टीप्लाई करके देन वी विल डिवाइड बाई 3 और फिर सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए, नहीं आंसर नहीं, एरिया आएगा। ओके, चलो हम करके दिखाते हैं। 22 टू 44 हो जाएगा, 44 इंटू 28 करना पड़ेगा हम लोग को, 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 4 दूने 8, 3 11, फिर 1 1 2 ही आएगा, तो 2 3 2 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओ हो गया ना, 1 2 3 2 अपॉन 3 माइनस, अब उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 गुना 7 गुना 28, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 कम 7 4 11, और फिर 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 एकम 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1 9, 119 119 120 कर देते हैं ना, 9 2 18, 1 कैरी 2 1 2 3, 2 1 2, 2 8 5 13, 1 कैरी 10 3 13, 1 कैरी 3 3 3 3 3 3 2 है ना, अपॉन, अच्छा अपॉन में कुछ था ही नहीं, बस ना, हाँ पॉइंट कहाँ था, 1 डी से पहले ना, तो 1 डी से पहले आ जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 0, और कितना बचा 2.36 जा 18, 2 2 2 चलता जाएगा ना, ये चलता जाएगा, माइनस 333.2 माइनस करो, अब 410 में घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 लगा दो, 6 में से 0 6, 6 में से 2 4 पॉइंट लग गया, फिर 410 333, 10 में से 3 7, ये हो गया 9 10, 10 में से 3 7, ये 3 3 कैंसिल, 77.46
ये एरिया आएगा हमारा, वो भी एक माइनर सेक्टर का एरिया आएगा, है ना। अब ऐसा ऐसा हमारा कितना सारा डिज़ाइन है, 6, तो उसको इंटू 6 करना पड़ेगा। तो इधर मिटा दें हम, हाँ। सो टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन 6 इंटू 77.46, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हमारा एरिया आ गया टोटल सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट निकालना है ना हम लोग को, कॉस्ट निकालेंगे। सो क्या लिखा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। तो यहाँ पे बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिज़ाइन बनाते हैं तो कितना लेते हैं पैसा, 0.35 रुपीज़। तो एक का हमें पता है, और हमें कितना का पता करना है, ये वाला एरिया, टोटल एरिया वही है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर 6 इंटू 77.46 इतना एरिया है, तो कितना पैसा लगेगा, जो एक का पैसा लगता था उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.35 इंटू 6 इंटू 77.46, अब ये पूरा मल्टीप्लाई करो तो वहाँ पैसा आ जाएगा। ओके, यही हमारा फाइनल आंसर। ₹162.68। वैसे यहाँ पे जो डेटा है 162.66 आएगा, तो वो राउंड में आ गया ना, तो सही है। तो अब बोलोगे कि मिस्टेक कहाँ हुआ है, 68 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि हाँ 68 तो देखो कि बताते हैं, ये जो डेटा है ना ये तो रिपीट कर रहा था, तो यहाँ 666 चल रहा है। तो इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 6, ये वाला ये 7 में राउंड हो जाएगा, ये 7 के कारण में ये 7 आएगा। अल्टीमेटली वी कैन राइट 410.7, फिर वो डेटा के अकॉर्डिंग देखो तो आंसर कितना आता है ना। तो वो अप्रॉक्सीमेटली उतना आ जाएगा। ओके, आ रहा बात समझ में, नहीं तो एक काम कर सकते हो, देखो ये 666 जो है कितना टाइम्स ले लो, 5 टाइम्स ले लो, कितना टाइम्स, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 68। ठीक है, सो डोंट नीड टू वरी, या सीधा कर देना 410.7, तो फिर सब्ट्रैक्शन में वहाँ डेटा चेंज हो जाएगा हल्का सा, फिर वो डेटा यहाँ पे चेंज्ड वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑब्वियस सी बात है वैरी करेगा। आ रहा बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गया। ओके आगे चलो सॉल्व करें हम लोग।
नहीं तो थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सॉल्व करने का तरीका, जो हम लोग कट छट किए हैं ना, वो एकदम लास्ट स्टेज पे करना है। लास्ट स्टेज में हमको लग रहा है थोड़ा सा अर्ली कर दिए हम लोग। हम क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा मेंसुरेशन जो यूनिट है ना, इसमें कभी भी कैलकुलेशन वाला पोर्शन आ गया तो बीच में कभी नहीं करना, बीच में करना ही नहीं है। अभी देखो हम इसको तुरंत कैसे हम बता देते हैं करके। ये सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कैलकुलेटिव है ना, इसलिए। ऐसे वो डिज़ाइन का एरिया निकालना था हम लोगों को, और 6 डिज़ाइन था। तो वो डिज़ाइन जो है, देखो डिज़ाइन का एरिया कैसे निकलेगा बताओ तो ज़रा। सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे, ट्राइंगल को माइनस कर रहे थे, तो सेक्टर का एरिया क्या था, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस ट्राइंगल का एरिया, चूंकि वो इक्विलैटरल बन गया था तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है कि नहीं। ओके देखो, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28, फिर थीटा कितना निकला था 60 और ये 360 माइनस √3 को अभी रहने दो, 4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28। चूंकि ये एक डिज़ाइन है और मेरे पास ऐसा कितना डिज़ाइन था 6, तो इसको इंटू 6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 4 जहाँ पे आराम से कट रहा है वहीं तक कट करना है। 7 4 28 और ये गया 6 टाइम्स में, है ना, 2 से गया ये 2 2 4, 2 3 अब कहीं आराम से हो रहा है क्या, बोलो। हाँ इधर से 4 4 7 जो ना, देखो अब ये 6 बाहर जो है मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये वाला 6 इस टर्म से भी होगा, फिर माइनस के बाद जो दूसरा टर्म उससे भी तो होगा। तो देखो इमेजिन करो कि हम कर रहे हैं, तो छोड़ो लिख लेते हैं, 6 इंटू 22 इंटू फिर यहाँ पे 2 बचा हुआ है और ये 28 बचा हुआ है और नीचे कौन है 3 माइनस ये 6 अब उससे भी होगा, तो क्या आएगा 6 इंटू √3 इंटू 7 इंटू 28 आएगा। अब देखो तो 3 2 ये गया, आ रहा बात समझ में, कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है और यहाँ भी कोई टेंशन नहीं है, डिवीजन वाला लफड़ा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 44 माइनस 28 इंटू 2 करेंगे, 28 दूना 56 होता है, यहाँ पे इंटू है ना, फिर माइनस, अब देखो 6 7 जा 42, 42 इंटू 28 कर ले, 6 7 जा 42, 42 इंटू 28 कर लेते हैं, तो 8 2 जा कितना आएगा, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32 33, अब फिर 2 से करो तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया बोलो, और √3 का वैल्यू पुट कर दो 1.7 इंटू ये जो मल्टीप्लाई किए ये वाला, इससे हम लोग 6 7 40 किए, कितना आया 6 4 3 7 8 3 11। अब ये 11 76 को 1.7 से करना पड़ेगा, तो इसको भी कर ही लेते हैं, तो 1.7 करो तो जरा, 6 7 42, 4 कैरी हो गया, 7 7 49, 49 प्लस कितना हो गया 4 53, सही कर रहे हैं ना, 4 7 4 5 कैरी हो गया ना, 7 7 5 12, 12 का 2, 1 कैरी, 7 7 8, अब 1 से करना है, 11 7 6 आ जाएगा, 11 7 6 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अभी हम लोग के पास आ चुका है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अभी फिल करना है, करो पहले 44 इंटू 56 भी कर ही लेते हैं, है ना। तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26, 5 से करो, 5 4 जा 22 कैरी, 5 4 जा 22 22, है कि नहीं। तो ये कितना आ गया 4 6 4 2 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, तो कितना आया है 2 6 3 9 7 2 9 8 1 9 और 1 0.1 से पहले लगेगा। अब माइनस करो तो यहाँ पॉइंट के बाद कोई है ही नहीं, तो कितना आएगा, यहाँ 0.0 है तो 0 में से 2 माइनस होगा नहीं, 10 में से 2 8, तो ये बन गया कितना, ये 4 था ना,
ये 3 बन गया, तो 3 में से 9 जाएगा? नहीं। 13 में से 9 कितना? 4। ये 5 हो गया, 5 में से 9 जाएगा? नहीं। 15 में से 9 15 में से 9 कितना जाएगा? 6। ये 3 बन गया। हाँ, 13 में से 9 कितना? 4। ये 1 1 खत्म। ये हमारा टोटल एरिया आ गया, आया? सही किए कि नहीं? बड़ी टाइम लगा दिए हैं। अब ये हमारा टोटल एरिया है। अब वो बोला था ना कि 1 सेंटीमीटर का इतना पैसा लेते हैं, तो इतना का कितना लगेगा? तो 1 सेंटीमीटर का पैसा वो लेता है 0.35। तो 1 से हमको ये बनाना है, तो इंटू कर दे 464.8। अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 162.68 ना आना चाहिए। चलो चलो, नहीं नहीं आएगा। 0.35 इंटू 464.8 आ गया 162.68। देखो, देखिए आया बात समझ में? तो ऐसे करना है, जल्दबाजी नहीं करना है कि अरे कटरा काट देंगे। काटना तभी तक है जब ऊपर नीचे एग्जैक्टली डिविजिबल हो है। और जैसे ही लगे कि अब जबरदस्ती मतलब डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में नहीं करना है। डेसिमल में करने का मन करेगा काट देते हैं ना, डिनोमिनेटर से अच्छा नहीं लगता हम लोग को। पर क्या वो लास्ट स्टेज है? क्या ये हमारा यहाँ लास्ट स्टेज था? नहीं ना, हमारा लास्ट स्टेज इधर था, तब लास्ट स्टेज पे करना है। और हो सके 6 डिज़ाइन था तो इंटू 6 वहीं कर दो, 10 डिज़ाइन है 10 इंटू वहीं कर दो। फिर देखो कि क्या वो 10, क्या ये 6 इम्पैक्ट डाल रहा है डेनोमीटर में, डेनोमीटर को ख़त्म कर पा रहा है क्या? 3 था, ये 6 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 हुआ, तो डेनोमीटर यहाँ पे रिमूव हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है? तो ये कैलकुलेट करते करते सीख जाओगे कि कहाँ पे। हम तो बोल ही रहे हैं कि बीच में कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जो तुमको ले करके जाए थोड़ा दूर, फंसा दे। चलो एग्जाम्पल 24 है, इसका स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, ठीक? समझा देते हैं। अब ब्रूच लिखा हुआ है, अ ब्रूच, या ब्रूच या ब्रोच। ब्रोच का मतलब क्या होता है? हाँ, एक डिजाइन बोल देते हैं ना, सिंपल, खत्म बात। अच्छा, बैच को बोलते हैं, ठीक है, डिजाइने होता है ना, ठीक। ओ हाँ, ब्लेजर पे लगता है, ठीक है ठीक है, ब्रोच। हाँ चल ठीक है, सुनो ध्यान से। अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर, ठीक है? ये जो ये दिख रहा है, ये वायर से बनाया हुआ राउंड सिल्वर वायर है। सिल्वर वायर इन द फॉर्म ए सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। इसका डायमीटर कितना है? तो यहाँ लिखते जाते हैं। ये डिज़ाइन बनाया सिल्वर वायर से, ये ब्रोच जो बनाया है वो सिल्वर वायर से बनाया हुआ है।
जिसका डायमीटर दिया हुआ है 35 mm। ओके, डेटा समझ में आ रहा है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। वायर और भी जगह यूज हुआ है, 5 डायमीटर बनाया गया है टोटल। कितना डायमीटर? 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 डायमीटर। तो एक तो बन गया ना ऑलरेडी, 2 3 4 और ये 5 डायमीटर देख लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5। इसको काउंट मत करना क्योंकि ये तुम्हारा पहला डायमीटर है। ठीक, तो सिल्वर वायर के हेल्प से ब्रोच बना रहे हैं। सिल्वर वायर सबसे पहले उसको मोड़ मार के सर्कल बना दिए और फिर बीच में 5 डायमीटर लगा दिए इस तरीके सपोर्ट के लिए, ताकि ये लपे ना ऐसे। ठीक है, तो 5 डायमीटर बनाए। आगे बढ़ते हैं। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर में बटा ना, ये 5 डायमीटर के कारण। और ये सेक्टर्स बराबर है, वो अलग बात है, मेरा एक पतला एक मोटा लग रहा है, लेकिन मान करके चलना है कि सारा सेक्टर इक्वल सेक्टर्स है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 10 5 डायमीटर्स ना, कितना डायमीटर्स? 5 डायमीटर्स यहाँ पे है, और इसके कारण यहाँ पे 10 इक्वल सेक्टर बन के तैयार हो गया। 10 इक्वल सेक्टर्स बन के तैयार हो गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन पहला, टोटल लेंथ फाइंड करना है किसका? ऑफ द सिल्वर वायर, ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। मतलब ये ब्रोच बनाने के लिए पहले तो यहाँ पे वायर कहाँ लगा? सरकमफेरेंस में लगा, डायमीटर में लगा वायर। वो टोटल लेंथ काट काट के लगाए ना, लेकिन मार्केट से जब खरीद के लाए होंगे तो एक ही बार में लंबा खरीद के लाए होंगे, तो कितना लंबा खरीदना पड़ेगा? टोटल लेंथ पता करना है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, तो जो ब्रोच के अंदर जो हर एक सेक्टर दिखाई दे रहा है उसका एक जन का एरिया फाइंड करना है। ईच सेक्टर, ईच मतलब हर एक का एक सेम एरिया होगा, तो ये थीटा पता करना पड़ेगा। वैसे थीटा कितना सारा थीटा बढ़ गया, थीटा इक्वल है ना, तो 10 सेक्टर होगा, कितना आएगा? 36 डिग्री आएगा, 36 डिग्री। क्योंकि 3 थीटा फाइंड आउट करने के लिए 360 को किससे डिवाइड करेंगे? 10 से, तो 36 डिग्री आएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना तो बड़ा मुश्किल नहीं है। फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो देखो यही फाइंड करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। कैसे पता करोगे? सबसे पहले वायर यहाँ से फिक्स करते हैं। वायर हमको ये बाउंड्री में लगाना पड़ा, सरकमफेरेंस 2 पाई आर प्लस ये डायमीटर कितना सारा यूज किए हैं? 5 ठो डायमीटर। तो डायमीटर का जो भी लेंथ होगा इसको इनटू कर देंगे, यही हमारा टोटल लेंथ ऑफ द वायर। क्या रेडियस मालूम है क्या इसमें? जब हमको डायमीटर पता है तो रेडियस क्यों नहीं मालूम होगा? डायमीटर कितना? 35, तो रेडियस कितना? 35/2। तो यहाँ यहीं से लिख लेते हैं, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 35/2, बट इट इज इन mm। mm में ही रखे क्या कि सेंटीमीटर में कर दे? mm में लेंथ फाइंड कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, बाद में सेंटीमीटर में कर देंगे, जरूरत पड़ेगा तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 35.2 प्लस डायमीटर कितना? 35 इंटू 5 हो गया, 7 5 जा 35, कैंसिल हो गया, 2 और 2 गया, 22 इंटू 5 110 आ जाएगा, प्लस 35 इंटू 5, बोलो कितना? 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 2 17, 100 200 275 285 285 mm आएगा टोटल लेंथ ऑफ द वायर।
आ रहा बात समझ में? आंसर देख लेते हैं कि एमएम में रखा है कि सेंटीमीटर में रखा है। सेंटीमीटर में रखा है लास्ट में, ठीक है। वैसे तुम लोग को रिलेशन पता होना चाहिए, है ना? नहीं पता है? हाँ। एमएम होता है तुम्हारा छोटा यूनिट दैन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए ये छोट 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, यस। तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट इन सीएम। 285 को जैसे 10 से डिवाइड कर दी, ये एमएम बन गया सीएम, जो कि हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर, ठीक। ओके। और एरिया तो निकाल ही लोगे, पाई स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 36, ठीक है। चलो एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स तुम लोग को शायद नहीं है ना? है? नहीं है? काहे नहीं जानती है? कौन सा सेक्टर का? निकाल लेना ना, कैलकुलेट ही तो करना है। मिटा दें हम? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। हाँ।
तो क्वेश्चन से बोर्ड भर गया। चलो देखो, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर, ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। मतलब यहाँ पे एक ग्रास फील्ड है, लेकिन वो ग्रास फील्ड का जो शेप है वो कैसा है, स्क्वायर है ना। ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, मतलब जो फील्ड है उसका साइड कितना है, 15 मीटर है। आ रहा बात समझ में, 15 मीटर स्क्वायर शेप का जो फील्ड है, और हॉर्स को बांध दिया गया, टाइड इट टू अ पेग। पेग मतलब एक किसी चीज में बांध देना। एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर में बांध दे रहे हैं उस घोड़े को। किससे, बाय मीन्स, एक साधन से, कुछ किसी चीज से तो बांधना पड़ेगा। 5 मीटर लंबा रस्सी से बांधे, 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब देखो ये जो होगा, ये रस्सी है 5 मीटर का, और यहाँ तक घोड़ा है, ये घोड़ा है, ये पॉइंट को हॉर्स समझो, ठीक है। अब ये रस्सी है 5 मीटर का, और यहाँ घोड़ा को बांध दिया गया, ठीक है। अब ये घोड़ा बन चुका है 5 मीटर लंबा रस्सी से। फाइंड करने बोल रहा है क्या, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड। फील्ड का ये पूरा फील्ड है, पर इस पूरे फील्ड में वो एरिया फाइंड करो इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो चर सकता है, घास खा सकता है। तो ये रस्सी कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो ये रस्सी ऐसे घूमेगा। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इतना एरिया में घास वो बड़े आराम से खा सकता है। इस पॉइंट पे खा सकता है क्या, नहीं। हाँ, तो ये बताओ ये कौन सा शेप का फिगर बन गया, ये क्वाड्रेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है, तो क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट मतलब क्या, एक सर्कल को 4 बराबर हिस्सा में बांट देते हैं, तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये एक्चुअली में क्वाड्रेंट है, और ये सेक्टर भी है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पूरा एरिया में 4 हिस्सा में बट गया ना, तो इसीलिए पूरा पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल को 4 हिस्सा में बांट रहे, तो ये एरिया आएगा। नहीं देखो ये एरिया कैसे आता है, ये इसको सेक्टर ही बोलो, जिसका थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा इन यहाँ पे 90 है, तो 360 हो गया। देखो 0 0 कैंसिल, 9 4 जा, आया ना, पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4 आया, बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कि ये एरिया जहाँ पे वो ग्रेज कर सकता है, चर सकता है, वो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे, खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, समझा दे। और रेडियस कितना होगा, ये रेडियस, रस्सी ही रेडियस है ना, हाँ ठीक है। लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप जो है यही तुम्हारा रेडियस है ना, कितना है, 5 मीटर है। तो यहां पे कैसे लिखोगे, लिखोगे एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेज। बस हम लोग उस एरिया का बात कर रहे हैं जहां पे वो हॉर्स चर सकता है। कितना होगा वो एरिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा गया है। आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 इंटू थीटा, थीटा मतलब 90 डिग्री अपॉन 360। तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। अब ये मल्टीप्लाई करो, देन यू विल डिवाइड बाय 4 एंड यू विल गेट योर आंसर हियर। ओके, सुनो अभी रुको, ये तो तुम लोग निकाल लेना। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो पहले। अब क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करो पहले, 3.14 इंटू 25 करो तो पहले देखो, 25 गुने 4, 25 चौका 100 होता है, 100 का 0 हाथ में 10, 25 से कम 25, 10 35, 35 का 5 हाथ में 3,
25 या 75 और 3 78, 2 डिजिट से पहले आएगा यहाँ पे 38.50 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करो तो इसको पहले 4 9 36, 2 कैरी हो गया, 4 छक 24, 1 कैरी हो गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 0 4 5 20। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा एरिया, ये जो ग्रेज कर सकता है 9.625। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ, ग्रेजिंग एरिया कितना, ग्रेजिंग एरिया पहले जितना है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो पहले, मान ले ये एरिया हमारा एक्चुअल है, ऐसे सपोज करो पहले कि ये जो एरिया अभी जो चर सकता है ये एरिया 10 है, कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं, ये नहीं है, ये हमारा आंसर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे एरिया में वो हॉर्स कैन ग्रेज। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट इन द एरिया अगर हम, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, रस्सी 5 मीटर के जगह पे अगर 10 मीटर कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है एरिया बढ़ जाएगा। तो अब जो एरिया आया वो 30 आ गया, और पहले का एरिया जब रस्सी 5 मीटर था तो एरिया कितना था, 10 छोड़ दो 15 कर देते हैं। ठीक है, रस्सी का लंबाई 5 मीटर था, उस केस में हॉर्स जितना एरिया में चल सकता था वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 5 मीटर के जगह पे रस्सी को 10 मीटर कर दिया जाए तो एरिया में ऑब्वियस सी बात है इंक्रीमेंट होगा, 10 मीटर रस्सी हो जाएगा तो इतना एरिया, ये वाला इंक्रीमेंट एरिया है, और अब एरिया 30 आ रहा है, ऐसे मान लेते हैं। तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, पहले का 15 था अब 30 हो गया, तो इंक्रीमेंट 15 का हुआ ना। इंक्रीमेंट बताना है, गैपिंग बताना है कि कितना बढ़ा, वो बताना आंसर। ये मत बोल देना इंक्रीमेंट, तो कोई कोई बोल देगा 15 + 30 है, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना बढ़त हुआ, पहले 15 ऑलरेडी था अब 30 हो गया, तो बढ़त कितना हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ, 15 का इंक्रीमेंट हुआ ना। तो नया वाला एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करोगे तो इंक्रीमेंट आ जाएगा। इज इट क्लियर, क्लियर हुआ श्रेया, बोलो बोलो, क्लियर है कि निकाल करके दिखा दे, निकाल करके दिखा दे। चलो, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, यहीं पे समाप्त। अब हम लोग पता कर लेंगे कि एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, आई मीन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स हमारे सिलेबस में है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली क्लास होगा कल का। अगर है तो फिर हम लोग कल पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, नहीं है तो हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे 3D, 3 डायमेंशनल, है ना, मेंसुरेशन का अगला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D, दैट इज क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, कोन, फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन। नहीं पढ़ना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बस कॉन्सेप्ट दे देंगे, थोड़ा सा लगेगा 10 मिनट, उसके बाद कुछ है नहीं। ओके, हाँ नहीं पढ़ना है, चलो ओके देन, ठीक है।